यस दोस्तों, प्रोस्पेक्टस की बात की जाए दोस्तों तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के दम पर कंपनी क्या करती है दोस्तों, लोगों को एनकरेज करती है कि भाई आइए और उनकी कंपनी में क्या लगाइए दोस्तों, पैसा लगाइए दोस्तों। तो अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टस की, तो प्रोस्पेक्टस का अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो इससे प्यारी डेफिनेशन आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज prospectus। क्या बोला दोस्तों, तो prospectus means any document described or issued as prospectus, and prospectus includes shelf prospectus, red herring prospectus, or any notice, circular, advertisement which is or other document inviting offer from the पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ दी शेयर्स। उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोस्पेक्टस। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दो प्रकार की मेनली कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। अगर मान लीजिए दोस्तों पब्लिक कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं तो पब्लिक कंपनी के पास अलग अलग जरिए होते हैं शेयर्स को इशू करने के। जैसे पहला जरिया आईपीओ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इतनी ट्रेंडिंग न्यूज देखी होगी दोस्तों, इस बार सेबी ने एकदम मचा के रख दिया, जिसको आईपीओ लाना था सबको आईपीओ लाने दिया, चाहे वो जोमेटो, चाहे वो कार ट्रेड हो, चाहे वो नाइका हो, चाहे वो अभी पारस डिफेंस हो दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें हर किसी ने अपना क्या लेकर के आया, आईपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब यही कंपनीज जो कि लिस्ट हो चुकी हैं दोस्तों, इनको वापस पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या लेकर के आएंगी, एफपीओ। वेरी गुड दोस्तों, तो या तो पब्लिक कंपनी आईपीओ ला सकती है, तो एफपीओ ला सकती है, या तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, या फिर कंपनी राइट इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है, तो बोनस इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है। इन तरीकों से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है दोस्तों अपने शेयर्स को किसको देती है, जनता को देती है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बोनस शेयर्स दे सकती है, राइट शेयर्स ला सकती है। वो क्या नहीं ला सकती है, आईपीओ और एफपीओ नहीं ला सकती। और यही आईपीओ और एफपीओ वाला केस है जहां पे किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये प्रोस्पेक्टस का कांसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लागू नहीं होता है, ये सिर्फ कौन सी कंपनी में लागू होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और वो भी वैसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच वांट्स टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का। तो अगर मान लीजिए दोस्तों आप अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस जब आप इशू करते हैं दोस्तों और अपने आप को लिस्ट करने की बात करते हैं तो आपका माई बाप कौन हो जाता है दोस्तों, सेबी। वेरी गुड दोस्तों, तो सेबी ही आपका पूरा माई बाप हो जाता है। अब सारा काम कौन देखेगा दोस्तों, सेबी देखेगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टस के टाइप्स की। जो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है वो क्या है दोस्तों, बताइए। DERS, where D stands for what दोस्तों, deemed prospectus, A for average prospectus, R for red herring prospectus और S for shelf prospectus। वेरी गुड दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की बात की जाए दोस्तों तो ध्यान से समझिए, जो प्रोस्पेक्टस होता है वो प्रोस्पेक्टस एक्चुअली में 400-500 पन्नों का होता है। अब 400-500 पन्नों का अगर आपको प्रोस्पेक्टस में बना करके दे दूंगा ना, और ऑब्वियस सी बात है अगर 1-8 करोड़ जनता को भी देना होगा तो उतना बड़ा प्रोस्पेक्टस अगर मैं सबको इशू करूंगा तो जितने का मुझे इशू लाना है उतना तो प्रोस्पेक्टस बांटने में ही निकल जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो भाई ऐसे केस के अंतर्गत इसी का क्या लाया गया है दोस्तों, एब्रिज्ड फॉर्म लाया गया, छोटा फॉर्म लाया गया, जिसके अंतर्गत कुछ ही सेलेंट फीचर रहेंगे किसके दोस्तों, प्रोस्पेक्टस के। और ये इसलिए लाया गया ताकि हम रिड्यूस कर सके किसको, कॉस्ट ऑफ द इशू को। अगर हम बात करें जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो किसके साथ अकम्पनीड रहते हैं दोस्तों, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के साथ रहते हैं। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में कुछ ही इंफॉर्मेशन होती है, जो सेलेंट फीचर्स चाहिए वही रहते हैं। आपके अंदर ज्यादा चुल है, आपको ज्यादा जानना है कंपनी के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कंप्लीट प्रोस्पेक्टस को मंगा सकते हैं बिफोर द क्लोज ऑफ द डेट ऑफ द इशू। समझ में आ गया। अगर आप जनता को इशू नहीं कर रहे हो शेयर्स को तो आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंडर राइटिंग के लिए दे रहे हो तो भी आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रोस्पेक्टस में आपने कोई भी गड़बड़ घोटाला किया तो पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए की। क्या बोलते पब्लिक, पक्का। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे किसकी दोस्तों, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। कुछ कंपनी होती है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की या फिर अगर हम बात करें दोस्तों बैंकिंग कंपनी की, इन कंपनीज को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है और आए दिन पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है दोस्तों। तो इसीलिए इन कंपनीज के बार बार क्योंकि पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये बार बार अगर प्रोस्पेक्टस को इशू करेंगे और इतना लंबा सिलसिला रहेगा प्रोस्पेक्टस को इशू करने का तो इन्हें बहुत तकलीफ जाती है दोस्तों। तो इनके लिए क्या कर दिया गया दोस्तों, एक प्रोस्पेक्टस बोल दिया गया तुम एक ही बना लो जिसकी वैलिडिटी हम कितने साल दे देते हैं, 1 साल दे देते हैं, 1 ईयर। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हम आपको प्रोस्पेक्टस दे देते हैं। आप एक बार बनाओ और एक बार बनाने के बाद अगर आपको पूरे साल भर में जितनी भी बार आपको इशू लाना होगा तो ये प्रोस्पेक्टस आपका बना है। बस आपको इस प्रोस्पेक्टस के साथ क्या जोड़ना होगा दोस्तों,
इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। यस दोस्तों, आपको जोड़ना होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों, टोटल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। अगर हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की बात करें दोस्तों, तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में एक्चुअली में क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दो ही इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। पहला, कोई भी न्यू चार्जेस अगर क्रिएट किए गए हों, व्हाट इज न्यू चार्जेस क्रिएट करना, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखा करके लोन लिया है वो बताना होगा, और आपको चेंजेस बताना होगा। चेंजेस किसमें दोस्तों, इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन जो भी होगा कंपनी की, वो आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्रीवियस ऑफर से लेकर के इस ऑफर तक के जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस आपको हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा बाय गिविंग व्हाट दोस्तों, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि गिवन होता है कौन से फॉर्म में दोस्तों, पास टू में। किसमें दोस्तों, पास टू में। A prospectus which covers more than 1 year. Shall prospectus shall be filed with ROC at the time of first offer. Information memorandum shall be issued if there are new changes in the financial position. Information memorandum plus shall prospectus is equal to deemed prospectus. Money received before changes shall be returned if it doesn't agree with the change and such money is refunded. ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी के लिए, ठीक है। चलो, तो एक हो गया हमारा कौन सा प्रोस्पेक्टस बताइए, एवरेज प्रोस्पेक्टस। दूसरा हो गया हमारा कौन सा, शेल प्रोस्पेक्टस। अब तीसरा आ रहे हैं किसमें दोस्तों, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट क्या है, जब कंपनी इशू लेकर के आती है तो कंपनी को खुद को पता नहीं होता है कि कंपनी को क्या वैल्यू रखना चाहिए। कंपनी को अगर मान लीजिए जो कंपनी ने रेट डाला गया उस रेट पे सब लोग अगर आ गए और कंपनी को बहुत सारा पैसा देगा तो कंपनी को दुख भी होता है मैंने गलती कर दी इस रेट को डाल करके। और अगर बहुत ज़्यादा अगर हमने मांग लिया तो लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया तो भाई कंपनी को इस बात का दुख होगा कि कंपनी को सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना होगा, और ये आईपीओ क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी को बोला गया कि भाई कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एक प्राइस बैंड दे सकती है। क्या दे सकती है, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, एक होता है मिनिमम प्राइस और एक होता है क्या, मैक्सिमम प्राइस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, 20%। लाइक 200 रुपए से लेकर के 240 रुपए के बीच में हम आपको क्या देंगे, अपने शेयर्स देंगे। अब आप लगाइए बोली आपको शेयर्स कितने चाहिए, आप लगाइए बोली आपको शेयर्स कितने चाहिए, समझ में आएगी नहीं, तो आपको बोली लगाना होगा कि आपको शेयर्स कितने चाहिए, उतने शेयर्स आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारी तरफ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, बोली लगाते हैं। जैसे कि आपने आईपीओज में देखा ही होगा दोस्तों, अगर आईपीओ में अभी आप सुन रहे होंगे कि भाई लोगों ने इतना आईपीओ में पैसा लगाया या इतना मैंने लगाया, तेरे को जोमेटो का आईपीओ मिला क्या, XYZ, इतनी सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट क्या है दोस्तों, ये कंसेप्ट यही है कि भाई आपको आईपीओ में पैसा लगाना है तो बेसिकली आप क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं, समझ में आ गया। अगर आप हाईएस्ट बिड करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 रुपए से लेकर के कितना लेकर 240, तो अब आप बताइए 240 में आप कितने शेयर्स लेने को तैयार है। अब आपने बोल दिया कि भाई मैं 240 में 1000 शेयर लेने को तैयार हूं। अगर मान लीजिए कंपनी के पास अच्छा खासा क्या आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, ठीक है, और कंपनी सबको दे सकती होगी तो कंपनी सबको दे देगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई कंपनी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई है तो ओवर सब्सक्राइब्ड होने के बाद फिर कंपनी क्या करती है, आपको प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। और अगर हालत जोमेटो जैसी हो जाए, पारस डिफेंस जैसी हो जाए ना, तो बहुत सारे लोगों को मिलता भी नहीं है। अरे आया कि नहीं आया दोस्तों, पक्का अच्छे से। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, काम होता है, समझ में आ गया। अब इसके लिए अगर हम बात करें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए क्या बोला गया, कंपनी क्या करती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस और क्वांटम इसके लिए क्या दे देती है, बैंड दे देती है। 3 दिन के लिए इशू को ओपन रखा जाता है, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर कंपनी क्या कर देती है, प्राइस को डिस्क्लोज कर देती है। अब लोग हैं 240 में लेने को तैयार है तो प्राइस को डिस्क्लोज कर देती है कि भैया हमारा प्राइस कितना है, 240 है। और 240 के बारे में फिर कंपनी क्या कर देती है, भाई इसका एक फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाती है, क्योंकि वो वाला प्रोस्पेक्टस जो बना था उसमें तो पूरी इंफॉर्मेशन थी नहीं, तब फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाती है। और फाइनल प्रोस्पेक्टस बना करके किसको दे देती है, ROC को दे देती है। समझ में आ गया, पक्का अच्छे से। ये ओपन रहता है कितने दिन के लिए, एटलीस्ट 3 डेज के लिए। तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, 10 दिन के लिए ओपन रहता है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। जब अपन ऐसे अपनी क्लास में पढ़ा था, क्योंकि हमने बहुत भयानक एग्जाम्पल्स देखे थे हर प्रकार के, क्या मैंने आपको लिस्टिंग विस्टिंग सब दिखाई थी। यस दोस्तों, डीमार्ट की घंटी बजाते हुए अपन ने सब पढ़ा था बेटा, सारी चीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि अभी हम बात करेंगे किसकी, जोमेटो की। अगर जोमेटो आप देखोगे तो 135 रुपये का अभी चल रहा है, लेकिन जब ये लिस्ट हुआ था तब 135 का नहीं था। इन्होंने कितने का आईपीओ लिया था बताइए, 72 रुपये से लेकर के 76 रुपये तक का इनका आईपीओ था दोस्तों। फेस वैल्यू 1 रुपये है बस शेयर की। शेयर की असली औकात कितनी है,
1 रुपये, लेकिन इन्होंने इसको बेचा कितने में, 76 रुपये में। 72 से 76, 195 शेयर का एक लॉट है, मतलब जब आईपीओ में लगाना पड़ता है तो लॉट में लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 195 शेयर का है तो लगभग 14,000 का लॉट बनता है। जनरली हर शेयर का 14 से 15,000 के आसपास का ही लॉट बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आईपीओ अगर आप देखेंगे इनका तो फाड़ के सब्सक्राइब हुआ दोस्तों। फाड़ के मतलब क्यूआईबी ने 51 टाइम्स किया, एनआईआई मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों तो एक हो जाता है क्यूआईबी, ठीक है, एक हो जाता है आरआईआई, आरआईआई हो जाता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्यूआईबी हो जाते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, समझ में आ गया दोस्तों। एनआईआई जो हो जाते हैं दोस्तों उन्हें अपन बोलते हैं दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, समझ में आ गया। और एम्प्लॉय, ठीक है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं इतना फाड़ के क्या हुआ दोस्तों, सब्सक्राइब्ड हुआ। इनको शायद तक कि 7,000 करोड़ की जरूरत थी, 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गए थे इनके पास, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें शायद कितने की दिख रही है आपको, इशू साइज कितने का था, 9,000 करोड़ की जरूरत थी, सॉरी, और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गए थे इनके पास। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, पक्का। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ ओपन हुआ था 14 को, क्लोज हुआ कितने को, 16 को। कितने दिन दिए इन्होंने, जुलाई, मतलब 14, 15 और 16। अलॉटमेंट कर दिया 22 जुलाई को, रिफंड इनिशिएट कर देते 23 को, क्रेडिट हो जाएंगे 23 तारीख को। आईपीओ की लिस्टिंग होती 23 तारीख को। जब 23 तारीख को ये अलॉट हुआ तो ये लगभग 125 रुपये के आसपास में क्या हुआ दोस्तों, अलॉट हुआ। और आज कितना चल रहा है, 135 रुपये। अच्छा खासा फ्लक्चुएशन आता रहता है इसमें, मतलब बढ़ता भी रहता है अच्छा खासा। ये आई गेस 200 के पार तक के भी गया हुआ है। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो इसका हाईएस्ट कितना है, 52 वीक्स शायद, नहीं 144 इसका है। 52 वीक्स ओपन 135 पे हुआ, लो 133 पे गया, और 52 वीक्स का ही 144 है, 144 गया है, लेकिन आगे जा कर के अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ठीक ठाक रिटर्न है। अभी तो कंपनी कुछ खास कर नहीं रही इसलिए नहीं है, बट आगे जाके जब ये किचन लाएंगे, क्लाउड किचन मॉडल लेकर के आएंगे, तब इनका फाड़ के शेयर बढ़ेगा। आ जाओ दोस्तों। यस यस यस, इसके पीछे पीछे और भी आए थे शायद, वो भी है इसमें। तो अभी जो सबसे ज़्यादा फाड़ू चल रहा है अगर आईपीओ में अभी लेटेस्ट लिस्टिंग में चल रहा है तो वो है पारस। ये देखो दोस्तों, ये एकदम फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या है, सर्किट लगा है, समझ में आया। 5 दिन में इसने, अगर हम बात करें 1 महीने में रिटर्न देख रहा हूँ, साइन करते हुए भागा है। इसका ग्राफ देख रहा हूँ, यस, अभी मोनोपोली आने वाली है। इसका जो सर्किट है मंडे को भी सर्किट पे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो मंडे को भी ये सर्किट पे ही रहेगा। चलो जाने दो वो ज्ञान को, आइए अब हम बात करते हैं मेन ज्ञान की दोस्तों। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या बोला गया भाई, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है विच एक्सक्लूड प्राइस और क्वांटम। इशू ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विल नॉट एब्सॉल्व कंपनी फॉर्म इशूइंग प्रोस्पेक्टस। आपको प्रोस्पेक्टस तो इशू करना ही है, ऐसा नहीं कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है। बस यहाँ पर पहले आप ये दे दो, बाद में आपको आरओसी को तो प्रोस्पेक्टस फाइनल प्राइस डाल करके देना पड़ेगा। 3 दिन के लिए खुलता है। प्रोस्पेक्टस कवर्स आरएचपी, कोई भी अगर वेरिएशन होता है तो वो आपको बताना पड़ता है। आफ्टर क्लोजर ऑफ कैपिटल रेज, क्लोजिंग प्राइस शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी आप ये देते हो, ओपन और सब्सक्रिप्शन लिस्ट होता है 3 दिन से 10 दिन का, और फिर आपको फाइल करना पड़ता है। क्या आपको ये बात समझ में आई, पक्का अच्छे से। चलिए, तो हमारा डर्स का अर्ज हो चुका है, एवरेज हो गया, और रेड हेरिंग हो गया, और शेल्फ हो गया। अब कौन सा बचा है बताइए दोस्तों, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वेरी गुड। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या कंसेप्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है नहीं, लेकिन मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि आपने ना एक अलग तरीके का क्या निकाल लिया, आपने एक अलग तरीके का बचने का रास्ता निकाल लिया। होता क्या है, जो कंपनी होती है दोस्तों, कंपनी को पता है कि अगर मैं पब्लिक के पास जाऊंगी तो पब्लिक के पास जब शेयर मांगने के, शेयर बेचने जाऊंगी, तो बीच में मेरा सामना किससे होगा, सेबी से। और सेबी इतनी आसानी से मुझे पब्लिक तक अप्रोच करने देगा नहीं। जमाने भर के प्रोटोकॉल, रूल्स, रेगुलेशन, एलओडीआर गाइडलाइंस, इतना सब कुछ डाल देगा कि उसी के तले मैं दब के मर जाऊंगी। तो कंपनी ने सोचा एक काम करो, अपन पकड़ेंगे किसको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, या फिर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को, एचएनआईज को पकड़ते हैं। इन लोगों को मैं क्या कर देती हूँ, अपने 20 जितने भी करोड़ के शेयर्स है, 700-800 करोड़ के शेयर्स है, इनको दे देते हैं। और ये लोग क्या करेंगे बताइए, आपस में पब्लिक में
बांट देंगे। भाई सिंपल सी बात है, कंपनी थोड़ी ना बांट रही है, कौन बांट रहा है बताइए? HNI QIBs बांट रहे हैं। अब ये QIBs बांट रहे हैं मतलब लाइक इट्स अ बैंक। मान लीजिए ICICI बैंक के पास गए, 700 करोड़ के मैंने नाटक क्लासेस के शेयर्स उनको दे दिए कि पब्लिक के बीच में जाऊंगा, जमाने भर की पंचायत है, मैंने ICICI बैंक को दिया, मैंने कहा ICICI बैंक तुम ही क्या कर देना, आपस में पब्लिक को बांट देना, तुम बांटोगे कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि तुम तो सेकंड हैंड माल बांट रहे हो, मैं बांटूंगा तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अब ऐसे केस में पब्लिक तक के शेयर भी पहुंच जाता है और गाइडलाइन भी फॉलो नहीं होती और सेबी बैठा का बैठा ही रह जाता है। तो ऐसे केस में सेबी ने बोल दिया भैया सुन QIB, अगर तूने पब्लिक को बेचा ना तो तू जिस डॉक्यूमेंट से और जिस एडवर्टीजमेंट से बेचेगा उसी डॉक्यूमेंट को मैं क्या मान लूंगा? प्रोस्पेक्टस मान लूंगा। और अगर मैंने उसे प्रोस्पेक्टस मान लिया तो प्रोस्पेक्टस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, और नहीं फॉलो हुए ना तो जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी भी तेरे ऊपर लगेगी। किसके ऊपर? QIBs के ऊपर लगेगा। और जो QIB के जो डायरेक्टर है ना वही मेन कंपनी के भी डायरेक्टर मान लिए जाएंगे, तो कंपनी के ऊपर भी लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर भी लगाएंगे और डायरेक्टर लोगों के ऊपर भी लगाएंगे। समझ में आए? लेकिन दोस्तों हर समय ऐसा हो जरूरी नहीं है। मान के चलो भाई मेरे को 600 करोड़ 60 करोड़ रुपए की जरूरत थी, मान के चलो 60 करोड़ रुपए की जरूरत थी, मैं ICICI बैंक के पास गया, ICICI बैंक ने बोला ठीक है भाई 60 करोड़ दे देंगे, कुछ गिरवी रख दो। मैंने कहा भगवान का दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ये कुछ शेयर्स है जो मैं जनता के बीच में इशू करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं डेट में काम करना चाहता हूँ, अभी मैं इक्विटी में काम करना नहीं चाहता। समझता है तुमको डेट इक्विटी रेशियो होता है या? तो हम क्या करना चाहते हैं, हम लेवरेज वाला चैप्टर अगर एफए में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो हम ऑब्वियसली बात है दोस्तों हम डेट में काम करना चाहते हैं, हम इक्विटी में हाल फिलहाल काम नहीं करना चाहते। तो एक काम करो यार, ये 60 करोड़ के शेयर्स है, मार्केट वैल्यू है, एक काम करो ये शेयर्स तुम रख लो और हमें अभी के लिए क्या दे दो? पैसा दे दो। पैसा अगर हमने लौटा दिया तो शेयर्स हमको वापस कर देना, वरना किसको दे देना? पब्लिक को दे देना। अब यहां पर अगर आप ICICI बैंक के ऊपर क्या लगा दोगे दोस्तों? डीम्ड प्रोस्पेक्टस वाला कंसेप्ट लगा दोगे तो ICICI बैंक जैसे बैंक तो प्रॉब्लम में आ जाएंगी, वो कभी शेयर्स को एज अ मॉर्गेज तो ले ही नहीं पाएंगे। आया कि गया? आ गया। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर क्या कर दिए, चेक्स लगा दिए। चेक्स लगा दिए कि भैया ऐसा नहीं होगा कि अपन किसी भी केस में हर केस में उनको पकड़ के अंदर कर दे। अपन ने ये बोल दिया गया भाई चेक्स के नाम पे 2 चेक्स है। पहला चेक ये है कि अगर मान लीजिए दोस्तों 6 महीने विदिन 6 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट अगर आपने पब्लिक के बीच में ले आया, QIB ने अगर विदिन 6 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट अगर पब्लिक के बीच में ले आया, या विदाउट पेइंग द मनी, विदाउट पेइंग द मनी अगर मान लीजिए क्या ले आया बताइए, पब्लिक के बीच में ले आया, तो फिर हम मान लेंगे तुम दोनों मिले हुए हो। QIB तुम और कंपनी क्या हो? मिले हुए हो। अब 6 महीने के अंदर कौन इशू करता है? 6 7 8 60 70 करोड़ की बात है, तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा 60 70 करोड़ अगर कोई लगाता है ना बेटा तो लॉन्ग टर्म लगाता है। आज समझ लो ना, मतलब आज अगर मान लीजिए भाई राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में जो पैसा लगाया था अपने बचपन में दोस्तों, वो बचपन का साथ आज भी चल रहा है। तभी तो आज एक ही दिन में 800 करोड़ रुपए कमाए थे, अभी परसों नरसों कमाए 800 करोड़ रुपए एक ही दिन में। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, तो ये कैसे कमाए? हालांकि अब तो बुक्स में दिख रहा है घर नहीं आया पैसा क्योंकि भाई ने बेचा नहीं, बेच देते तो बात अलग हो जाती। तो ऑब्वियसली बात है वो लेके बैठे भाई, उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, तो इसलिए इंसान अब 60-70 करोड़ रुपए लगाता है तो ऐसा 6 महीने में नहीं निकालता, ये माना जाता है। और अगर विदाउट पेइंग दी मनी अगर आप सामने वाले की चीज बेच रहे हो, सामने वाला ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये दोनों चीजों को देखते हुए लग रहा है कि भाई मिले जुले होंगे, इसीलिए ये सारा कुछ हो पा रहा है। और उस केस में आपको क्या कर दिया जाएगा बोलिए? फिर आपका और उसका साथ मान लिया जाएगा, और आप जो भी एडवर्टीजमेंट निकालोगे उसको क्या मान लेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो क्या बोल दिया गया दोस्तों? Any document which is issued for subscription of its security by the company shall be deemed to be a prospectus. Such document shall comply with 26 subsection 1. ये 26 subsection 1 क्या है दोस्तों? ये है matters to be stated in the prospectus, content of the prospectus. तो आपको वो भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऑफर ऑफ सिक्योरिटी शैल बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट, या कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड हैज नॉट बीन रिसीव्ड एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट टू इशूइंग हाउस। तो ये 2 कंडीशन अगर में से कोई भी एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो हम समझेंगे कि आपस में आप लोग क्या है? मिले हुए हैं। समझ में आ गया? तो इस केस के अंतर्गत अच्छा, अब जो भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए इशूइंग हाउस कोई कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर लोगों ने उसे क्या करना चाहिए? साइन करना चाहिए। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है तो हाफ ऑफ द पार्टनर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों? साइन करना चाहिए, तभी वो लोग फंसेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ जी। बेटा ये साइन मतलब क्या? अब वो डॉक्यूमेंट पे साइन तो होना ही चाहिए ना। अब आप अगर मान लीजिए मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ तो उसकी एक ऑथेंटिकेशन भी तो होनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्टर, अब आप जो एडवर्टीजमेंट निकालोगे, जो सर्कुलर नोटिस निकालोगे, उसमें कम से कम ये साइन होने
चाहिए, वो चीज़ बोली हुई है। समझ में आया दोस्तों? पक्का? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसे अपन बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, OFS। क्या बोलते हैं दोस्तों? OFS, ऑफर फॉर सेल। आपने कंपनी का नाम सुना दोस्तों, उसका नाम क्या है? वेरी गुड। IRCTC की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या ये कंपनी अभी अभी 1 साल के अंदर ही पैदा हुई है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो पुरानी, ये तो पुराना कंपनी है। ऑफर फॉर सेल लाइफ है ये, OFS अब ये लाइफ। अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग का क्या होता है दोस्तों, एक पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर के यहाँ पर कितने शेयर्स है बताइए? 67.4। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के कितने हैं? 7.81। बैंक्स वगैरह के 4.78। अदर्स के कितने हैं? 2.01। अपन जैसे पब्लिक के पास मात्र और मात्र कितने हैं? 1.43। समझ में? और 3.7। पहले ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी क्या होती थी? गवर्नमेंट कंपनी थी। आज भी वैसे गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि 67% तो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब कौन है? गवर्नमेंट ही है। अच्छा, जब गवर्नमेंट के पास पहले 75% के आसपास था, कितना था बताइए? 75% के आसपास था। फिर गवर्नमेंट ने क्या ले आया बताइए? ऑफर फॉर सेल। समझ में आया? और ऑफर फॉर सेल ला करके गवर्नमेंट बोली कि हमें क्या करना है, अपने स्टेक को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? कम करना है। तो गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को क्या किया दोस्तों? फिर कम किया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? पक्का? तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया होगा द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गार्नर, ठीक है, IRCTC द प्रमोटर रिप्रेजेंटिंग अप टू कितना, देख रहे हो कितना? 15%। 15% स्टेक 75% के आसपास मैंने आपको बताया, मतलब वो एक्चुअली 82 था। ठीक है, अब 67 हो गया है। तो बेसिकली प्रमोटर ने अपने 15% स्टेक को क्या किया दोस्तों? बेचा है। अब प्रमोटर को, अगर प्रमोटर अपने 15% स्टेक को बेच रहे हैं, तो फिर प्रमोटर का 15% स्टेक में नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 80 लाख शेयर्स। 80 लाख शेयर्स मतलब आपको समझ में आ रहा है 80 लाख शेयर्स कितना होता है? अगर एक साथ 80 लाख शेयर्स का अगर मैंने मार्केट में क्या छोड़ दिया? सप्लाई। क्या लोग पागल नहीं हो जाएंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई ऐसा करके सब लोग क्या करेंगे भाई? भागो 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 वाला कंसेप्ट होगा। जब देखेंगे इतना सप्लाई मार रहा है, हर कोई अपना सप्लाई मारने लग जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? मैं कई बार ट्रेडिंग्स में ऐसे ही किया जाता है दोस्तों, वॉल्यूम देखा जाता है। वॉल्यूम में कितने लोग मांग रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। जब दिखता है ना इतने सारे लोग बेच रहे हैं, तो अपन भी बेचना चालू कर। अपन को कोई मतलब ही नहीं क्या चल रहा है। अपन लोग न्यूज़ नहीं खोलते, अपन बोलते सब बेच रहे, तुरंत बेचो। 5 मिनट न्यूज़ देखने में लगाएंगे, तब तक के पता चला अपन करोड़पति से रोडपति में ना आ जाए, कि 5 मिनट में तो सारे खेल हो जाते हैं। तो इसीलिए अपन भी फटाफट क्या लगने लग जाएंगे? बेचने लग जाएंगे। अब बताओ, जो प्रमोटर था कंपनी का, जो कि कंपनी का रक्षक था, आज 80 लाख शेयर्स एकदम से मार्केट में छोड़ दिया, तो वही कंपनी का क्या हो गया बताइए? भक्षक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए इन लोग ऐसे शेयर्स को तुरंत के तुरंत क्या नहीं कर सकते? बेच नहीं सकते। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इनके लिए कंसेप्ट लाया गया जिसको क्या बोला गया? ऑफर फॉर सेल, जिसके अंतर्गत एग्जिस्टिंग मेंबर कैन सेल देयर सिक्योरिटी थ्रू दी कंपनी। अच्छा, जो कंपनी है वो कंपनी अब जब शेयर्स को बेचेगी, तो ऑब्वियसली बात है, जब वो जनता के बीच लाएगी तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोस्पेक्टस इशू होगा, जो भी एडवर्टीजमेंट इशू होगा, उसे अपन क्या मानेंगे यहाँ पे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और मानेंगे कि सारी कंडीशन एंड लायबिलिटी वो ऑफर फॉर सेल पर पे भी लगेगी। इसीलिए जब IRCTC आया था तो बाकायदा पूरा वैसे ही माहौल था जैसे कि IPO। लोग यही बोल रहे थे IRCTC का IPO आ रहा है, IPO आ रहा है, IPO आ रहा है। एक्चुअली में वो IPO नहीं था, एक्चुअली में वो क्या था? ऑफर फॉर सेल। सुना है LIC का IPO आ रहा है? क्या लगता है, वो LIC का IPO है कि OFS है? OFS है ना बेटा, ऑब्वियस ही बात है। वो भी LIC का क्या कहलाएगा दोस्तों? OFS ही कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ OFS का मतलब ऑफिस ना ले लियो दोस्तों, वही दिख रहा है। चलो, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों? वो IPO नहीं है, क्योंकि LIC तो भाई ऑब्वियस ही बात है पहले से है, चल रही है, सब कुछ है। तो वो क्या नहीं है, वो OFS माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट बात होगी किसकी दोस्तों? दैट इज अबाउट व्हाट दोस्तों? तो मैटर टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए दोस्तों? तो भाई अगर हम प्रोस्पेक्टस के कंटेंट की बात करें, तो भाई प्रोस्पेक्टस में वो कंटेंट होना चाहिए जो सेबी बताएगा। कौन बताएगा? सेबी बताएगा। तो जो सेबी बताएगा उसके हिसाब से होगा। पहले यहाँ पे कंपनीज एक बताता था, लेकिन आजकल कंपनीज एक बताता नहीं है। उसने किसके भरोसे छोड़ दिया बताइए?
सेबी के भरोसे। बोलता है भाई सुनना तो तुमको सेबी की ही है, तो फिर तुम सेबी की ही सुन लो। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि भाई आपको कुछ स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐसी डालनी है कि जो कंप्लाई कर पाए सेबी को, सेकरा को और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। खास बात ये बताई गई है कि भाई आपको डेट ज़रूर करना पड़ेगा। आपको प्रोस्पेक्टस को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेट ज़रूर करना पड़ेगा। सारी रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन जो भी बोली गई है, जो कि उन्होंने सेबी के लिए बोली गई है, वो सारी आपको डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक खास बात है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट होना ज़रूरी है। और एक्सपर्ट की जब आप रिपोर्ट डालोगे तो एक्सपर्ट का क्या होना चाहिए, रिटन कंसेंट जो है दोस्तों वो आपने लेना ज़रूरी है दोस्तों। तो एक्सपर्ट की रिटन कंसेंट लेना ज़रूरी है कि भैया एक्सपर्ट ने क्या आपको क्या बताया है, और साथ ही साथ वो कहीं से भी कंपनी से क्या नहीं है दोस्तों, किसी भी तरीके से अटैच्ड नहीं है। ये बात आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये आरओसी को देना पड़ेगा। इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो कितने दिन की रहती है बताइए, 90 डेज़ की रहती है। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का अच्छे से। तो 90 डेज़ की आपकी क्या रहती है दोस्तों, इसकी वैलिडिटी। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत आपको नीचे क्या दिया हुआ दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा है पनिशमेंट। पनिशमेंट दिख रहा है दोस्तों, पनिशमेंट कितना दिख रहा है दोस्तों बताइए, 50,000 से 3 लाख। और ऑफिस एंड डिफॉल्ट को कितना दिख रहा है, 50,000 से 3 लाख। और सज़ा कितनी दिख रही है, 3 साल तक। और शक्ल अच्छी नहीं हुई तो इसका भी आपको क्या काटना पड़ेगा बताइए, सज़ा काटनी है। बस बेटा सज़ा काटनी है, हमें से पैसों से मतलब है। सज़ा नहीं दिलाएंगे, जेल में वैसी जगह नहीं है। बहुत लोग हैं दोस्तों जिन्हें हमने डाला हुआ है। अरे छिछोरो चलो वो बाहर नहीं आया क्या, वो बाहर नहीं आया क्या? नहीं सर, 14 भी आया ना सर, उसमें कस्टडी सर गुरुवार को फाइनली आ जाएगा सर, लग रहा है मंगलवार को आए सर। ऐसा है क्या? चल रहे, बिजली में भी नहीं आ रहा है, आने वाला था भाई। बायजूस वगैरह की भी ऐड बंद कर दी। चल तो रही है बाईजू की, तो आज ही ऐड देखी मैंने। पुराना वाला है सर, मतलब न्यू वाला कुछ था सर, इनका शूट वगैरह था मेरे हिसाब से, तो वो मतलब कैंसिल वगैरह किया है फिलहाल, स्टॉप किया है। हाँ मतलब केकेआर और हार गई। ओके, केकेआर भी हार गई। केकेआर हार गई कि जीत गई? हार गई क्या? जीती सर। अच्छा, वो बेचारा सुनील नारायण सर कुछ नहीं लगा। ऐसा है क्या? ओहो, वन में नानी सब कर रहे हैं सर, हम लोग ये भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी देख रहे हैं। बहुत सही बेटा। आईपीएल खत्म हो गया कि आईपीएल अभी भी चल रहा है? अच्छा, अपना अपना दूर दूर से कोई नाता नहीं है, ठीक है, ऐसा है। इंडिया पाकिस्तान है 24 को। अच्छा, ओके। अच्छा, तो माय गॉड, मतलब 24 तारीख को तुम लोग का माहौल रहेगा, ऐसा है? सही है भाई, मतलब पूरी रोड सुनसान रहने वाली है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करेंगे सर, देखते देखते, और सामने लैपटॉप पे चल रहा होगा सर, ऐसे क्या बात है, चलो सही है, सही है, सही है। मन की खुशी रहनी चाहिए ना कि पढ़ रहा है बस। क्या बात है, चलो आओ आओ आओ, वापस आ जाओ, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। चलो दोस्तों, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों, डेट इज अबाउट दी गोल्डन रूल। गोल्डन रूल फॉर फ्रेमिंग दी प्रोस्पेक्टस। जैसा कि मैंने आपको बताया, सब बताओ, सच बताओ दोस्तों। तो सब बताओ, सच बताओ, यही है हमारा गोल्डन रूल। किसका दोस्तों, प्रोस्पेक्टस का। तो बोला गया कि भाई जो भी प्रोस्पेक्टस है, गोल्डन रूल यही है कि उसको होल पिक्चर बतानी होगी कंपनी की, डिस्क्लोज करना होगा ऑल मटेरियल फैक्ट। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि लाइकली टू इन्फ्लुएंस कर सकता है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी फैक्ट उसमें ओमिटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों, ये है हमारा गोल्डन रूल। किसका लेकर के दोस्तों, प्रोस्पेक्टस को लेकर के। ओके, नेक्स्ट बात पे आते हैं दोस्तों, और अब अपन बात करेंगे किसको लेकर के दोस्तों, दैट इज अबाउट द लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो भाई क्या होती है दोस्तों, लाइबिलिटीज होती है इन केस ऑफ व्हाट दोस्तों, मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत क्या आ जाता है, बोलिए,
मिस स्टेटमेंट हो जाता है, वेरी गुड दोस्तों। तो अगर प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत अगर मिस स्टेटमेंट हो जाता है तो भाई उसको लेकर के यहाँ पर अब अपन बातें करेंगे किसकी दोस्तों, लाइबिलिटी की। चलिए, अब लाइबिलिटी की बात करने से पहले मेरी बुक कहाँ चली गई, मुझे ये देखना पड़ेगा। कहाँ है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई, ये रही, मिल गई बेटा, आ जाओ। आइए, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार की लाइबिलिटी थी, याद होगा। एक होती है कौन सी लाइबिलिटी दोस्तों, क्रिमिनल लाइबिलिटी, और एक कौन सी लाइबिलिटी होती है दोस्तों, सिविल लाइबिलिटी। वेरी गुड दोस्तों। क्रिमिनल लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो कि किस में दी गई है, सेक्शन 34 में, और अगर हम बात करें सिविल लाइबिलिटी किस में दी गई है, सेक्शन 35 में। जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है दोस्तों, अगर आपने इंटेंशनली फ्रॉड किया होता है तो उसमें जो है दोस्तों 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, 6 महीने से लेकर के 10 साल की क्या लगती है दोस्तों, सजा लगती है। तो अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी प्रकार का मिस स्टेटमेंट होगा, मिसलीडिंग होगा, ओमिशन होगा दोस्तों, तो जो भी पर्सन जिसने ऑथराइज किया इश्यू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस वो लाइबल होगा 447 में। ओके, अगर आपको इससे बचना है तो आपको डिफेंस में क्या बोलना पड़ेगा कि भैया जो भी वहां पे ओमिशन हुआ वो कैसा था, इममटीरियल था। और मैं आज भी विश्वास करता हूं किस पे, ट्रुथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट पर। मुझे आज भी लगता है कि भाई जो भी वहां पर लिखा है वो एकदम सही है। ओके, अगर हम बात करें तो फिर आ जाती है सिविल लाइबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, जेल में डाल देने से थोड़ी ना काम हो जाएगा। आज अगर मान लीजिए मेरा पैसा डूबा है उस प्रोस्पेक्टस में या उस कंपनी में पैसा लगाने से, अब आप बोल रहे हो हमने उसको उठा करके क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, तो कुछ थोड़ी ना होने वाला है। उस केस के लिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, वहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को अपना पैसा भी चाहिए। तो उस केस में क्या बोला गया, अगर प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करता है कोई भी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग, ओमिशन ऑफ एनी मैटर विच इज मिसलीडिंग, तो एनी पर्सन सब्सक्राइबर फॉर सिक्योरिटी, अगर हम बात करें उसको कोई भी प्रकार का क्या हुआ होगा, लाश हुआ होगा, उसको अगर मान लीजिए क्या हुआ होगा, लाश हुआ होगा, तो उस लाश के लिए क्या होंगे बताइए, ये सभी लोग लाइबल होंगे। कौन कौन लाइबल होगा, पहला कंपनी लाइबल होगी, दूसरा कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्टर है वो क्या होगा दोस्तों, लाइबल होगा। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें उसका जो भी पर्सन ने ऑथराइज किया होगा कि उसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा जाए एज अ डायरेक्टर, तो वो लाइबल होगा। ठीक है, जो डायरेक्टर बना कंपनी का वो लाइबल होगा, प्रमोटर ऑफ द कंपनी लाइबल होगा, जिसने ऑथराइज किया वो लाइबल होगा, और एक्सपर्ट भी क्या होगा दोस्तों, लाइबल होगा। समझ में आया दोस्तों, पक्का। अच्छा, अगर मान लीजिए अब लाइबल तो आप होंगे तो आपको पेमेंट ऑफ कंपनसेशन देना होगा, लेकिन क्या ऐसे ही बच जाओगे क्या दोस्तों, नहीं, यहाँ पर आपके ऊपर क्या लग सकती है, 447, क्योंकि यहाँ पे बोला है आपके ऊपर एक्स्ट्रा सेक्शन 36 लगेगा। 36 में जब जाओगे तो पता चलेगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 447। तो अगर हम बात करें लॉस नहीं होगा तो ओनली जेल होगी, और अगर मुझे नुकसान हुआ तो नुकसान भी दोगे और प्लस जेल भी जाओगे। समझ में आ गया। अब अगर हम बात करा जाए तो फॉर एग्जांपल डिफेंस, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, डिफेंस के केस में आप पहला ये बोल सकते हो भैया मैंने तो विड्रॉल कर लिया था, मैंने तो कंसेंट को क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। दूसरी चीज, प्रोस्पेक्टस तो मेरे कंसेंट के बिना ही इशू किया गया है। और तीसरी चीज भैया, मैंने जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है वो किसी एक्सपर्ट के कहने पर दिया है। ठीक है भाई, मेरा कुछ नहीं है, जो भी हमने कंसेंट दिया है या जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है वो किसके कहने पर दिया है, एक्सपर्ट के कहने पर दिया है। और मैंने भैया उसका करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द एक्सपर्ट, मैंने वही क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट डाल दिया। एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया था, एक्सपर्ट ने उसे विड्रॉ भी नहीं किया था। तो ये बात अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो मेरे ऊपर क्या नहीं लगेगा, मेरे ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगेगी, सॉरी सिविल लाइबिलिटी नहीं लगेगी। समझ में आया। तो दोनों के डिफेंस आपको याद करने होंगे। इसका डिफेंस था भैया इममटीरियल था, और मैं आज भी ट्रुथफुलनेस में बिलीव करता हूँ। इसका था कि भैया विड्रॉ कर लिया था कंसेंट, या फिर मेरे से तो बिना पूछे ही किया गया है, या फिर भैया मैं जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की बात में आकर के एक्सपर्ट ने जैसा जैसा बोला मैंने उसके हिसाब से क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट ने अपने स्टेटमेंट को क्या नहीं किया, विड्रॉ भी नहीं किया है। और पर्टिकुलरली एक्सपर्ट वही इंसान था, वो एक्सपर्ट ही था जो पर्टिकुलरली बोल सकता था। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा एरे गहरे आदमी ने क्या नहीं दिया है, बात नहीं रखी है। समझ में आया, वो एक्सपर्ट है, उसको उस चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज है, और मैंने उसी से स्टेटमेंट लेकर के क्या किया है, लिखा है। समझ में आया। हाँ पुनीत, अगर ऐसा केस हुआ कि उसने एक्सपर्ट के कहने पे बोला पर फिर बाद में एक्सपर्ट ने उसका कंसेंट विड्रॉ कर लिया, तो इसको भी विड्रॉ करना चाहिए था ना, इसने विड्रॉ नहीं किया, इसकी गलती है ना। तो उसमें तो सर फिर वो प्रमोटर ही फंसेगा। बिल्कुल। चलिए, अगर आपने फ्रॉड किया होगा दोस्तों तो फ्रॉड करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा दोस्तों। इस केस में आपको पर्सनली क्या किया जाएगा दोस्तों,
लाइबल किया जाएगा, पोर्शनली लाइबल किया जाएगा। घर और बार दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? बिक जाएंगे। वेरी गुड। सेक्शन 36 की अगर हम बात करें, सेक्शन 36 बात करते हैं पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। अगर मान लीजिए दोस्तों आप फ्रॉडुलेंटली अगर इन्वेस्ट करवाते हो किसी और का पैसा, आईपीओ, एफपीओ या प्राइवेट प्लेसमेंट में या स्पेकुलेशन के थ्रू या फिर ऑब्टेन करना है लोन, इसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन दे करके अगर मान लीजिए इंड्यूस करते हो किसी को पैसा लगाने पर, तो उस केस में आपके ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों? 447। इसके लिए याद होगा मैंने राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल दिया था, सीएनबीसी आवाज़ में इंटरव्यू होगा। यस दोस्तों, ये सेक्शन 37 नहीं भी लिखा होता तो भी हमें पता था कि अफेक्टेड पर्सन क्या कर सकते हैं, बताइए? केस कर सकते हैं। अब इसके लिए क्लास एक्शन का भी कंसेप्ट आया दोस्तों। क्लास एक्शन का कंसेप्ट जो आया कब आया दोस्तों? सत्यम केस के बाद आया, जिसके अंतर्गत क्या हो जाता है? अब क्लास एक्शन में क्या हो जाता है ना दोस्तों, अगर एक कंपनी ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है तो अब उस केस के लिए क्या हो जाता है? सभी के ऊपर बीतती है, लेकिन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा बीतती है तो सब लोग सहन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर अब सभी के ऊपर बीती है, अगर देखा जाए तो अमाउंट बहुत बड़ा है लेकिन सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी बीती है, तो कोई भी आगे बढ़ करके केस नहीं करना चाहता। अब अगर मान लीजिए भाई मैं अगर सबके बिहाफ में केस करने का सोच रहा हूँ, तो भाई मेरे को उस समय पर अधिकार नहीं था जब सत्यम कांड हुआ था, लेकिन सत्यम कांड के बाद फिर क्लास एक्शन लाया गया, जिसके अंतर्गत बोला गया भैया एक ही मेंबर सभी मेंबर के बिहाफ में भी क्या कर सकता है दोस्तों? केस कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? पक्का अच्छे से? चलिए दोस्तों, फिर सेक्शन 38 बात करता है किसके ऊपर दोस्तों? पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में, कि अगर आपको, वैसे अगर आप क्या हैं दोस्तों? इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं दोस्तों, याद आ रहा है? अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो आप मैक्स टू मैक्स कितना रुपए लगा सकते हैं? 2 लाख लगा सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? नाम के साथ प्रोबेबल आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेल रहे हो, अचिन नाहटा, नाहटा अचिन, AP नाहटा, अचिन P नाहटा, ऐसा कर करके अचिन जैन, ऐसा कर करके आप क्या कर रहे हो दोस्तों? अलग अलग अकाउंट से क्या डाल रहे हो दोस्तों? आईपीओ में पैसा डाल रहे हो, ताकि वो पैसे आप अगर डाल रहे हो तो उस केस के अंतर्गत ऐसा पर्सोनेशन ऑफ नेम करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन करते हैं, और अगर कंपनी क्या करती है? आपको शेयर्स दे देती है, तो ऐसे केस के अंतर्गत आपको जितना भी प्रकार का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट को कंपनी क्या कर, वो प्रॉफिट को जो कोर्ट है दोस्तों वो क्या कर देगी? डिसगॉज कर लेगी। मतलब आपकी हलक से वो पैसा क्या कर लिया जाएगा दोस्तों? निकाल लिया जाएगा, और निकाल करके कौन से अकाउंट में डाल दिया जाएगा? IEPF। व्हाट इज IEPF दोस्तों? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। क्या बोलते पब्लिक? समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आपको अलॉटमेंट करना है दोस्तों। अलॉटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। पुनीत क्या डाउट है? सर मैं वो पूछ रहा था कि सर जैसे अभी भी बहुत सारे जने मतलब 4-5 डीमैट अकाउंट होल्ड करते, तो वो लीगल नहीं है सर? 4-5 डीमेट अकाउंट ओपन करना ठीक है, लेकिन आप 4-5 डीमेट अकाउंट से क्या कर रहे हो? शेयर्स के लिए आईपीओ पे डाल रहे हो, वो गलत है ना? नहीं सर, मैंने देखा था कि वो बोल रहे थे कि हाँ हाँ सर, उसमें स्पेसिफिक बोला था कि ये वाले अकाउंट से ही मैं इशू मतलब सब्सक्राइब करूँगा। यस, समझ में आया? मार्केट से तो आप डालो ना अलग अलग। आप जैसे अब मेरा अकाउंट भी है, जीरोधा में भी है, वेंचुरा में भी है, रागा में भी है, शेर खान में भी है। अब समझ में आया? तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो ये सारी जगह अब जहाँ जहाँ मिलता गया खोलते गए, ऑब्वियस है। पैसा एक में भी नहीं है, शेयर एक में भी नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं है छिछोरो। मैं बोला पैसा एक में भी नहीं है, शेयर भी नहीं है, समझ में? दोनों नहीं है। क्या छिछोरे बच्चे। आइए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की बात की जाए दोस्तों, तो सिक्योरिटी सिर्फ तभी अलॉट की जाएगी जो आपके पास कम से कम मिनिमम क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन। कितने % का दोस्तों? 90% का। समझ में आ गया? उसके बाद मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो आप चार्ज करेंगे, वो कितना चार्ज करेंगे? 5% ऑफ द नॉमिनल, दैट इज नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए दोस्तों ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो ही आप क्या कर पाएंगे दोस्तों? अलॉटमेंट कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपका 90% पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर आपको पैसा क्या करना पड़ जाएगा दोस्तों? आपको रिफंड करना पड़ जाएगा। रिफंड आपको करना पड़ेगा 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। इशू जैसे ही क्लोज हुआ उसके 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्या जोमेटो के IPO के अंतर्गत भी अपन ये चीज़ पढ़ी थी? क्या उन्होंने लिखा था रिफंड कर देंगे हम पैसे को? आइए दोस्तों, टोमेटो IPO। आइए दोस्तों, तो जोमेटो के अंतर्गत अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो उन्होंने बोला था कि भैया हम क्या कर देंगे? क्लोजर ऑफ द इशू उनका कब हो रहा है? जुलाई 16। उन्होंने तो बोला भैया 5 दिन में ही रिफंड मार देंगे, ज़्यादा नहीं रखने का। अरे आया कि नहीं आया? हालांकि समय हमारे पास कितने दिन का रहता है?
15 दिन का समय है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोज ऑफ इशू हम रिफंड कर देंगे अगर नहीं हो पाया तो, और अगर उससे ज़्यादा समय लगेगा तो फिर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, 15% का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जब आप अलॉटमेंट अगर करोगे शेयर्स का तो आपको एक समरी बनानी पड़ेगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट आपको देना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों, पक्का। कुछ भी गड़बड़ हुआ 1000 रुपये ईच डे और मैक्सिमम कितना, 1 लाख। समझ में आ गया, पेनल्टी में ज़्यादातर 1 लाख की है। यस बेटा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, सिक्योरिटी टू बी डेल्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज। आपको याद होगा दोस्तों, आपको एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों, परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन लेने के साथ साथ आपको परमिशन मिलनी भी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड लिखा हुआ है, याद आ रहा है, मैंने इस पर केस स्टडी आपको कराई थी कि आपको एप्लीकेशन भी देना है एंड ऑब्टेन भी करना है परमिशन। मतलब मान लीजिए आपने दो जगह पर एप्लीकेशन दिया, एनएससी और बीएससी। एनएससी ने तो हाँ बोल दिया, बीएससी ने रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स आपका क्या नहीं हो सकता दोस्तों, लिस्टिंग नहीं हो सकता है। समझ में आ गया दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों, तो जब तक कि आपकी लिस्टिंग नहीं होती है तब तक कि आपको ये पैसे को कहाँ पर रखना पड़ेगा दोस्तों, एक अलग ही सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। और ये पैसा जो है वो 2 ही चीज़ों में यूज़ होगा, या तो अलॉटमेंट में यूज़ होगा या तो फिर रिफंड में ही यूज़ किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों तो फिर पनिशमेंट है इसके ऊपर 5 लाख से कितनी, 50 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या दिया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट, जो कि आप काट देंगे दोस्तों। यहाँ पर भी कितना है, 50,000 से लेकर के 3 लाख। तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट है जिसके तहत कौन सा वाला पॉइंट कट हो गया दोस्तों, बताइए, इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट कट हो गया। बोल दो ना जरा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों, अंडरराइटिंग, जिसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा बनने की पूरे चांसेस रहते ही रहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अंडरराइटर क्या होता है दोस्तों, ये मिनिमम गारंटी देता है कि भाई आपकी कंपनी के अगर शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, तो मैं आपकी कंपनी के शेयर्स को क्या कर लूँगा, खरीद लूँगा। इसके लिए आपको मुझे क्या देना पड़ेगा दोस्तों, मतलब मैं बिकवाऊंगा, बिके नहीं तो मैं खरीद लूँगा। इसके लिए आपको मुझे देना होगा क्या, कमीशन। कमीशन कितना देना होगा दोस्तों, 5% ऑन द इशू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स और 2.5% इन केस ऑफ व्हाट दोस्तों, डिवेंचर। ये इशू प्राइस का है, ये फेस वैल्यू का नहीं है। समझ में आ गया। अच्छा, इसके लिए पेमेंट के लिए आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा होगा और कंपनीज एक्ट में जो लिखा होगा, विच एवर इस क्या देना पड़ेगा दोस्तों, आपको लोअर देना पड़ेगा। ओके, ये आप जो देंगे ये पे करेंगे दोस्तों इशू से या फिर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, या फिर दोनों में से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पे कर सकते हैं। ओके, ये जो भी कमीशन आप पे करेंगे दोस्तों, ऐसे शेयर्स पर पे नहीं करेंगे जो शेयर्स आपने पब्लिक को ऑफर ही नहीं किए। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को आपने ऑफर किया, उस शेयर्स पर आप अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देंगे। एक कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको किसको भी देना पड़ेगा दोस्तों, आरओसी को भी देना पड़ेगा। और ये जो कमीशन है दोस्तों, ये पे किस में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया उसको फ्लैट दे दिया था, तो क्या फ्लैट दिया जा सकता है, द आंसर इज यस। समझ में आया। इरेगुलर अलॉटमेंट लिख लो, लर्न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इम्प्रिजनमेंट वाला पॉइंट आप काट सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, फिक्स है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, किसके बारे में, दैट इज अबाउट द GDR। व्हाट इज GDR दोस्तों, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि भाई जो कंपनी होती है वो कंपनी को अपने आप को क्या कराना है, लिस्ट कराना है। और कहाँ पे लिस्ट कराना है बताइए, फॉरेन में लिस्ट कराना है। वेरी गुड। तो अगर मान लीजिए भाई आज अगर हम बात करें, आज आप इंडिया के अंतर्गत ही लिस्टिंग में इतनी पंचायतियां हैं, तो सोचो बेटा USA UK वगैरह में तो कितनी ज़्यादा पंचायतियां होंगी। तो इसीलिए अब कंपनी चाहती तो अपने आप को लिस्ट कराना, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है दोस्तों, कंपनी यूज़ करते हैं एक GDR और ADR कंसेप्ट। मान लीजिए जो कि रिलायंस, जो कि पहले से ही लिस्टेड है NSE में, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही आपको अपनी होम कंट्री में तो लिस्ट होना अनिवार्य है। तो मान लीजिए रिलायंस जो है दोस्तों, वो अगर लिस्ट होना चाहती है कहाँ पर दोस्तों, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्ट होना चाहती है, तो रिलायंस क्या कर सकती है, जो कि NSE में लिस्टेड है, वो एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक दैट इज ICICI बैंक को अपने क्या दे देगी, इक्विटी शेयर्स दे देगी। और ICICI बैंक का एक क्या होगा दोस्तों, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के साथ क्या होंगे दोस्तों, कुछ संबंध होंगे, जिसके चलते हुए ICICI बैंक के पास यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, शेयर्स होंगे। और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को बोलेगा कि भाई तुम वहाँ के लोगों को क्या करवा दो,
वहां पर आप जीडीआर इशू करा दो, डिपॉजिटरी रिसीट इशू करा दो, और ये डिपॉजिटरी रिसीट्स किसके पास पहुंच जाएंगे दोस्तों? इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाएंगे, और साथ ही साथ ये आसानी से स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाएंगे दोस्तों? लिस्ट भी हो जाएंगे। अब जीडीआर का जो कंसेप्ट है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको बीआर पास करना पड़ता है, एसआर पास करना पड़ता है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, और मर्चेंट बैंकर्स या सीए या सीएस से क्या कराना पड़ता है दोस्तों? आपको वहाँ पे क्या करना होता है? आपको वहाँ पर बेसिकली सीए या सीएस के आपको क्या करना पड़ता है उससे कि भैया रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई है, इस चीज़ का वहाँ पे क्या लेना पड़ता है? एक डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे से आइए चेकआउट करते हैं दोस्तों। जीडीआर में सबसे पहली चीज़ क्या बोल दिया गया यहाँ पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बीआर पास करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या पास करने के लिए बोलिए, बताइए दोस्तों? एसआर। वेरी गुड दोस्तों। फिर यहाँ पे वही थर्ड पॉइंट समझा है कि डिपॉजिटरी रिसीट इशू होगी किसको? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अंडरलाइंग शेयर्स किसके पास होंगे? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास होंगे। आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, कंपनी अपॉइंट करेगी मर्चेंट बैंकर को या सीएसी या सीएमए को टू ओवरसी द कंप्लायंस प्रोसीजर, और उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड एट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ ऑल दी फॉर्मेलिटीज। तो सारा कंप्लायंस कौन कराएंगे बताइए? सीएसी या सीएमए या फिर मर्चेंट बैंकर कराएंगे। ठीक है। द डिपॉजिटरी इशूड कैन बी इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट, कैसे भी वो कर सकते हैं, वो तो बाहर देश में होने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो होल्डर ऑफ जीडीआर होते हैं वो मेंबर ऑफ द कंपनी हो जाते हैं, एंड अगर वो कन्वर्ट करा लेते जीडीआर को किसमें? शेयर्स में, तो जो इनके पास जीडीआर है वो चाहे तो उसे शेयर्स में कन्वर्ट करा करके मेंबर बन जाएंगे, और उसके पास क्या आ जाएगा? वोटिंग राइट्स आ जाएगा। लेकिन जब तक के जीडीआर अगर आप कन्वर्ट नहीं कराते हैं, तब तक जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो वोटिंग राइट होते हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास, मतलब बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पास ये वोटिंग राइट्स रहेंगे। क्या बोलते पब्लिक? पक्का? क्या मैंने आपको दिखाया था रिलायंस का जीडीआर क्या है? देख रहे हैं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी क्या है? जीडीआर है। कहां पर है? यूके में। व्हाट इज यूके? लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ गया? उत्तराखंड नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा बच रहा है सेक्शन नंबर 42, जो कि हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ। ठीक है। तो उस लिहाज से हमारा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट वाला कंसेप्ट क्या होता है? बोलो दोस्तों अच्छे से। खत्म होता है। चलिए दोस्तों, तो अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों अब ये चैप्टर। अब आ रहे हैं अपन एक नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सबसे प्यारा छोटा सा हमारे बीच में चैप्टर है दोस्तों, नाम तो जरूर सुना ही होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यस दोस्तों, तो शेयर एंड शेयर कैपिटल के बाद हमारा आ रहा है ये चैप्टर, क्या नाम है दोस्तों? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ओके, शेयर्स के बारे में क्या कहना दोस्तों? आप तो जानते ही जो शेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मूवेबल इन नेचर। वेरी गुड दोस्तों, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल इन नेचर है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों? ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप वॉलेंटरी अब शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और जब डेथ होने की वजह से या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप ही शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन चले आते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर के लिए दोस्तों बोला गया कि इसके लिए आपको एक पहले क्या करना पड़ता है? आज के ज़माने में तो दोस्तों वैसे तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई, क्योंकि अभी हम जो युग में जी रहे हैं वो युग है टेक्नोलॉजी का युग, वो है आईटी का युग। तो उसके चलते हुए दोस्तों देखा जाए तो भाई यहाँ पे डीमैट कंसेप्ट होता है, तुरंत यहाँ पे क्लिक किया शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। बट पहले का जो युग था, जहाँ पर मटीरियल आपके पास शेयर्स अगर मौजूद है, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट मौजूद है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता था दोस्तों? आपको एक एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी क्या करना पड़ता है दोस्तों? बनाना पड़ता है। और वो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में होता है दोस्तों? SH4। आपको एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, ट्रांसफर फॉर्म जो है दोस्तों वो आपको SH4 में बनाना पड़ेगा। और ये आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? डेटेड करना पड़ता है, डेट वेट करके स्टैम्प करवा करके आपको इसे सबमिट करना पड़ेगा। आप इसे सबमिट किसको करेंगे बताइए दोस्तों? कंपनी को। किसको सबमिट करेंगे बताइए दोस्तों? कंपनी को। और ये कंपनी को कितने दिन के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए दोस्तों? 60 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर बोलिए दोस्तों? 60 डेज ऑफ द एग्जीक्यूशन के अंदर। तभी इसे बाकायदा क्या कराया जाता है दोस्तों? डेटेड कराया जाता है। अब इसे कोई भी सबमिट करा सकता है दोस्तों, आप इसे ट्रांसफरर भी सबमिट करा सकता है या फिर ट्रांसफरी भी सबमिट करा सकता है। अगर ट्रांसफरर सबमिट कराता है तो उस केस के अंतर्गत अगर ये पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं दोस्तों, तो ट्रांसफरी के पास क्या जाता है दोस्तों? एक नोटिस जाता है कि भैया ऐसा है कि पार्टली पेड अप शेयर्स है, आगे जाकर के पैसा आप ही को देना
पढ़ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं? इस टाइप का एक क्या जाता है दोस्तों, नोटिस जाता है, और ये नोटिस सिर्फ तभी जाएगा जब ट्रांसफर डीड किसने सबमिट की हो, ट्रांसफरर ने। और शेयर्स कैसे हो दोस्तों, पार्टली पेड अप। 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगर 2 हफ्ते में आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो कंपनी क्या कर देती है, शेयर्स को रजिस्टर कर देती है। कंपनी शेयर्स को रजिस्टर कर देती है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है दोस्तों, आपको दे दिया जाता है शेयर सर्टिफिकेट। जो शेयर का सर्टिफिकेट है दोस्तों वो अलग अलग डेट्स दी गई है। अगर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है दोस्तों तो 2 महीने के अंदर मिलता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होता है तो 6 महीने के अंदर होता है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के केस में कितने महीने में होता है दोस्तों, 1 महीने में होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर ट्रांसफर जब भी किया जाता है दोस्तों शेयर्स का, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब ये तो कहानी हो गई किसकी दोस्तों, ट्रांसफर की। अब ट्रांसफर के बाद कौन सा कंसेप्ट आता है दोस्तों, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या कंसेप्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर मेंबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर उसके शेयर्स उठ करके किसके पास चले आएंगे बताइए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। मान लीजिए दोस्तों मिस्टर दशरथ साहब है, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो अब इनका जो शेयर है वो किसके पास चले आएगा, राम के पास चले आएगा। अब राम के पास 2 ऑप्शन है, या तो राम ऐसे पापा के नाम पर, पापा की यादों के नाम पर अपने पास शेयर को बना करके रख ले, या तो फिर राम को लगता है कि यही वो शेयर है जिन्होंने मेरे पापा की क्या ली है, जान ली है, तो मैं इसे किसको दे दूंगा, राहुल को दे दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि राम अपने नाम पे भी करा सकता है, किसी थर्ड पार्टी के नाम पे भी करा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, SH4 फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, किसको दोस्तों, कंपनी को। साथ ही साथ आपको शेयर सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट भी क्या देना होगा दोस्तों, कंपनी को देना होगा। कंपनी अगर सारी चीजों से सेटिस्फाइड होती है तो फिर ट्रांसफरी का नाम कहां लिख देती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, और 1 महीने के अंदर आपको क्या दे देती है दोस्तों, उसका सर्टिफिकेट। क्या दे देती है आपको, सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलेगा 1 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर मिलेगा दोस्तों, 1 महीने के अंदर। अब मैं बात करता हूं ट्रांसफर की और ट्रांसमिशन की। कौन सा ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन। कौन सा वॉलंटरी है दोस्तों, ट्रांसफर। किसमें कंसिडरेशन होता ही होता है, ट्रांसफर। किसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सॉरी किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, ट्रांसमिशन। वेरी गुड। किसमें ट्रांसफर डीड बनती है, ट्रांसफर। किसमें नहीं बनती है, ट्रांसमिशन। किसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ट्रांसफर। किसमें नहीं पे करनी पड़ती, ट्रांसमिशन। किसके अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर लीगल हायर के पास चीजें जाती है, रिसीवर के पास जाती है, ट्रांसमिशन। कौन सा डेलिबरेट एक्ट है, ट्रांसफर। और कौन सा बाय लॉ होता है, ट्रांसमिशन। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, पक्का अच्छे से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब क्या हो जाता है दोस्तों, कई बार जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बाद हम जाते हैं कंपनी के पास लेकर के कि साहब हमारे अब शेयर्स को क्या कर दो, रजिस्टर कर दो। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए यशमान है, यशमान से मैंने शेयर्स खरीदे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के और मैं रजिस्टर कराने के लिए पहुंचा। तो अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों, हो सकता है कि जो यशमान है दोस्तों उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया और मुझे शेयर भेज दिया। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों उसमें होता है PRL, P फॉर प्रोहिबिशन, R फॉर रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस बात को रिलेटेड होता था दोस्तों, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स से लेकर के। तो अगर हो सकता है भाई यहां पर क्या हो गया कि यशमान ने जब मुझे शेयर्स बेचा है दोस्तों, हो सकता है कि वो जो शेयर्स हो, वो पर्टिकुलर जो शेयर्स है दोस्तों, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो करके नहीं बेचा। तो अब मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास पहुंचा तो हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुझे क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे कि वो शेयर्स को क्या नहीं करेंगी बताइए, रजिस्टर नहीं करेंगी, मेरे नाम को रजिस्टर नहीं करेंगी। तो जैसे ही मैं SH4 कंपनी को देता हूं दोस्तों, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें क्या कर देना चाहिए, उन्हें मुझे बता देना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर 30 दिन के अंतर्गत उन्होंने नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल मुझे दे दिया तो फिर मेरे पास नेक्स्ट 30 डेज मिलते हैं। मैं उसके लिए कहाँ जा सकता हूँ दोस्तों, NCLT के पास जा सकता हूं। अच्छा, अगर मान लीजिए दोस्तों फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं दिया, 30 दिन तक के मैं वेट करूंगा, कोई नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया दोस्तों और शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं हुए, तो मैं नेक्स्ट 30 दिन में कभी भी कहां जा सकता हूं दोस्तों, NCLT में जा सकता हूं। और वो एक्चुअली में बोलने को नेक्स्ट 30 डेज है, लेकिन एक्चुअली में क्या है दोस्तों, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ SH4। मतलब मैंने SH4 फॉर्म दिया, आई विल वेट फॉर 30 डेज। आपका कोई रिफ्यूजल आ रहा है क्या, आपका रिफ्यूजल नहीं आया, मैं 60 दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा NCLT के पास। अच्छा, आपने मुझे 20वें दिन ही रिफ्यूजल दे दिया तो नेक्स्ट 30 दिन के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा किसके पास, NCLT के पास।
कई बार होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी मना कर देती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में के केस में वैसे तो मना करने का कोई पॉइंट नहीं होता, बट फिर भी किसी कारण से बस उन्होंने मना कर दिया कि हम अच्छे नाटक को तो इस कंपनी के शेयर्स लेने नहीं देंगे, तो उस केस में मैं भी वेट करूंगा भाई, जैसे SH4 दूंगा 30 दिन तक के मैं वेट करूंगा, क्या उनका कोई नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आ रहा है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर उसके नेक्स्ट 60 डेज मतलब कितने दिन हो जाएंगे, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ SH4, मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, NCLT के पास जाने का, अपील करने का अधिकार मिलेगा। अच्छा मान लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर लाइक 20वें दिन ही उन्होंने बोल दिया भैया अच्छे नाटा हम तुमको क्या नहीं बनने देंगे, मेंबर बनने नहीं देंगे, तो फिर वहां से 60 डेज के अंदर मैं किसके पास जा सकता हूँ, NCLT के पास जा सकता हूँ। समझ में आ गया। अच्छा कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों कि भाई मेरा जो नाम है खामखा रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल दिया, या मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से ओमिट कर दिया, या अननेसेसरी मेरा नाम डालने या निकालने में रजिस्टर ऑफ मेंबर से अननेसेसरी क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिले कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंतर्गत मैं किसके पास जाऊंगा दोस्तों, मैं रोते हुए जाऊंगा NCLT के पास, और NCLT क्या करेगा दोस्तों, या तो मेरी अपील को डिसमिस करेगा या फिर ऑर्डर देगा कि 10 दिन के अंदर अच्छे नाटा के नाम को या तो अलग करो या तो डालो, और रेक्टिफिकेशन कराएगा किसमें, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स में। क्या बोलते पब्लिक, समझ में आया पक्का अच्छे से, चलिए कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ग्राउंड ऑफ अपील तो मैंने बता दिया, कौन अपील कर सकता है, कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है वो अपील कर सकता है, मेंबर अपील कर सकते हैं, कंपनी भी अपील कर सकती है। अपील करने के लिए किसके पास जाओगे दोस्तों, ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। ट्रिब्यूनल या तो डिसमिस कर सकता है, हेयर करेगा, ऑर्डर दे देगा कि 10 दिन के अंदर करके दो, या तो फिर डायरेक्ट करेगा टू पे द डैमेजेस। ओके अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली ओके ये सारी बातें तो हो गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये सारी बातें हो गई, तो ये तीनों बातें हो गई। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है दोस्तों, फॉर्ज्ड ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्ज्ड ट्रांसफर दोस्तों, फर्जी आपने क्या कर दिया दोस्तों, ट्रांसफर कर दिया। अब मैं जानना चाहूंगा इसमें फर्जी साइन होंगे, फर्जी साइन किसके होंगे बताओ, ट्रांसफरर, छिछोरे ट्रांसफरर, तो मेरा ही जाली साइन करके अपने नाम पे शेयर्स को कराओगे ना, अपने जाली साइन करके क्या मेरे को शेयर्स दे दोगे क्या, नहीं ना, ऑब्वियसली बात है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफरर के साइन क्या होंगे दोस्तों, फॉर्ज्ड होते हैं। वहां पर आता है क्या दोस्तों, फॉर्ज्ड ट्रांसफर। फॉर्ज्ड ट्रांसफर इज नलिटी। फॉर्ज्ड ट्रांसफर कैसा होता है दोस्तों, नलिटी होता है। अब नलिटी होने की वजह से जो ट्रांसफरी है क्या वो मेंबर होगा क्या, नहीं होगा, ओरिजिनल मेंबर ही कंटिन्यू रहेगा। ओरिजिनल मेंबर कंपेल करेगा कंपनी को कि भाई मेरा नाम वापस से डालो, कंपनी जो है वो कैंसिल कर देगी शेयर सर्टिफिकेट को, और कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसफरी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कट कर दिया जाएगा। अगर ट्रांसफरी ने ये शेयर किसी और को दे दिया, ट्रांसफरी ने अगर ये शेयर किसी और को दे दिया, तो कंपनी जो है दोस्तों वो नए परचेजर को का नाम अंदर नहीं डालेगी रजिस्टर ऑफ मेंबर में। न्यू परचेजर जो है वो क्लेम करेगा डैमेजेस किससे, कंपनी से। कंपनी से क्यों करेगा दोस्तों, मान लीजिए यशमान है दोस्तों जिसने मेरे साइन को फॉर्ज करके ये शेयर्स किसको बेचा, पुनीत को बेचा। तो आज अगर यशमान पहुंचेगा कि भैया क्या कर दो, उसका नाम डाल दो, तो अगर कंपनी ने उसका नाम डाल दिया, यशमान का नाम डाल दिया, तभी वो किसके पास गया, पुनीत के पास, कि पुनीत मेरे शेयर खरीद ले। अब कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट देख करके तो पुनीत तो क्या करेगा, खरीद ही लेगा। मतलब यहां पर मेन गलती किसकी है, कंपनी की है, कि कंपनी ने ये चेक नहीं किया कि अच्छे नाटा के ओरिजिनल सिग्नेचर थे कि फॉर्ज्ड सिग्नेचर थे। तो इसीलिए पुनीत जो है अगर उसका अब नाम कंपनी नहीं डालेगी तो भाई पुनीत तो चढ़ जाएगा कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी किसके ऊपर चढ़ेगी, यशमान के ऊपर। द कंपनी शैल हैव अ राइट टू रिकवर फ्रॉम द पर्सन हु हैज लॉस्ट द फॉर्ज्ड ट्रांसफर डीड। तो जो गंदा आदमी है दोस्तों उसके ऊपर कंपनी क्या करेगी दोस्तों, चढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलिए दोस्तों अब इसमें क्या बोला गया, द फॉर्ज्ड ट्रांसफर डज नॉट पास एनी टाइटल, दिस इज सो इवन अ पर्सन एक्टिंग इनोसेंटली हैज टेकन transfer of shares with transfer signature forged and has got himself registered as a member and has received share certificate in its own name। भले ही भाई यशमान ने पुनीत को बेचा, अब पुनीत के नाम पर वो शेयर्स नहीं जा सकते, अगर चले भी गए तो बाद में पुनीत का नाम काट दिया जाएगा, या यशमान के ऊपर यशमान के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट चढ़ भी गया तो भी उसका नाम काट दिया जाएगा। जैसे ओरिजिनल मेंबर पहुंचेगा कि भैया मेरे साइन तो इसमें क्या थे, फॉर्ज्ड थे। समझ में आया कि नहीं? When the shares are transferred by means of forged deed, the transferee does not get any right in respect of the
शेयर्स, आपको कोई भी प्रकार का क्या नहीं मिलेगा बताइए दोस्तों, राइट नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स। द फैक्ट दैट ही इज अ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। फौज के केस में कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, फौज का केस एकदम खतरनाक वाला केस हो जाता है, यहां पे किसी को भी बख्शा नहीं जाता। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों क्या, ब्लैंक ट्रांसफर। व्हाट इज दिस ब्लैंक ट्रांसफर दोस्तों? ट्रांसफरर ने साइन कर दिया, अपनी डिटेल डाल दी, ट्रांसफरी का डिटेल ही नहीं डाला। समझ में आ गया? अब ट्रांसफरी का डिटेल नहीं डाला तो ट्रांसफरी से जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांसफर कर सकता है। कितने दिन तक के? कितने दिन तक के? वेरी गुड, 60 डेज। 60 डेज कहां से आया? मतलब बेटा मातृभाषा में मैं बात करूं, ऐसी बातें मत करो, समझ में आया? अच्छे छोरो, यहां पे दिख रहा है कि SH4 60 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है। पहली लाइन में पढ़ाया था, आ जाओ छिछोरा कहीं का। ये बुक में नहीं दिख रहा है, रुक जा, बुक में भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही अपने गुरु के बारे में कि सर बुक में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये? तो कुछ चीजें लिंक करके भी पढ़नी पड़ती है ना। पिछली बार भी जब पढ़ाया था ना कंसेप्ट, तभी भी मैंने पूछा था, एक ने भी जवाब नहीं दे पाया था। हाँ आइए, तो अगर हम बात करें तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बताइए दोस्तों? आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 दिन इसीलिए तो दिया, नहीं तो तुम तो इनफाइनाइट लेके घूमते रहोगे ना, तो इसीलिए 60 दिन का दे दिया। तो ब्लैंक ट्रांसफर भी यही है कि SH4 को साइन करके ट्रांसफरर ने दे दिया, ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा, तो जिस दिन से डेटेड है उस दिन के 60 दिन के अंदर अंदर जितने लोगों के हाथ पास से निकलता जाना निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 दिन के अंदर किसको पहुंचाना है? कंपनी को। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, शेयर होल्डर जो भी होगा वो डिलीवर कर देगा शेयर सर्टिफिकेट और ब्लैंक ट्रांसफर डीड। अब बेनिफिट क्या हो जाता है ब्लैंक ट्रांसफर डीड का, कि इसे आपको क्या करना पड़ता है, आपको बस सामने वाले को पकड़वाना है। मतलब बस भाई मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम लिखा ट्रांसफरर की जैसे, शेयर सर्टिफिकेट अटैच किया, दिनेश को दे दिया। अब दिनेश यशमान को दे देगा, यशमान पुनीत को, पुनीत प्रियम को, तो ऑब्वियसली बात है प्रियम राधिका को। तो ऐसे करके शेयर्स क्या होता रहेगा दोस्तों, घूमता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है इसमें अब स्टैंप ड्यूटी भी बच गई, आपको बार बार ट्रांसफर डीड बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये सारा प्रोसेस कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए? 60 डेज में हो जाना चाहिए। वेरी गुड। अब अगर हम बात करें तो आप इसे एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, जितना आपको करना हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब राधिका का सोचना यह है कि भाई मुझे क्या बनना है, मेंबर बनना है कंपनी का। तो राधिका क्या करेंगी, अब जाएंगी कंपनी के पास और कंपनी को क्या बोलेंगी कि मुझे क्या बना दो, मेंबर बना दो। तो भाई उन्हें क्या बना दिया जाएगा, मेंबर, अंटिल सम बायर इज रजिस्टर्ड। अच्छा, तब तक मेंबर कौन है जब तक राधिका मेंबर नहीं बनेगी? मैं ही हूं। until some buyer is registered by the company as a shareholder, the original shareholder shall continue to be the owner. When the name of the buyer is registered as a shareholder, the company shall acquire a good title to the share, notwithstanding the fact that share were transferred to him under a blank transfer. मतलब राधिका अगर कन्वर्ट कराएंगी तो उनके पास एक अच्छा टाइटल चला जाएगा। क्या हम इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं? ये भी तो n नंबर ऑफ टाइम जा रहा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में खास बात होती है HIDC की, कि भैया अगर आपका टाइटल गंदा होता है, HIDC के हाथ में लगा, स्वच्छ हो गया। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है किसका, फॉर्जरी का, जिसमें स्वच्छ नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पे मैंने चोरी चकारी की होगी और अगर मैं यशमान को दूंगा तो वो चोरी का ही माना जाएगा, यहाँ पे टाइटल ठीक होने वाला नहीं है। ईविल्स कनेक्टेड में अगर हम बात करें तो बोले अवॉइडेंस ऑफ स्टैंप ड्यूटी हो जाती है, तो ईविल हमारे लिए तो नहीं है, गवर्नमेंट के लिए जरूर है। किसके हाथों से होता हुआ गुजरा है ये कभी पता ही नहीं चलता, और कैपिटल गेन भी क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। तो ये सब ईविल हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए बोलो, गवर्नमेंट के लिए। बोल दो ना जरा, समझ में आ गया दोस्तों? पक्का? चलिए, हाँ बेटा ये खत्म हो गया। क्या?
अच्छा ऐसा है क्या? और चलो क्या करें, आप कौन सा चैप्टर उठाएं? सर जनरल मीटिंग तो बड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं सर, वो ऐसे नहीं पाएंगे सर। आतंक जैसा सर चैप्टर ऐसा नहीं सर, वो आराम से मतलब ऐसा थोड़ा सा। सर वो इंटरप्रिटेशन वाला उठा लेते हैं। चलो चलो मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी पढ़ लो, खत्म करो और क्या। चलो बात करेंगे अपन अपने किसके नेक्स्ट चैप्टर की। नाम क्या है दोस्तों इसका? मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। कंपनी का मेंबर होना और कंपनी का शेयर होल्डर होना दोनों सेम है? अलग अलग है। अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है तो आप क्या बनते हैं दोस्तों? मेंबर बनते हैं। और आप जब कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप क्या बनते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर। अगर आपको मेंबर बनना है दोस्तों कंपनी का तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम हो गया, या फिर अगर आप बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में अगर आपका नाम चला गया। अब सर ये बेनिफिशियल ओनर क्या होता है दोस्तों? जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डेट में शेयर्स कौन से फॉर्मेट पे हैं? डीमैट फॉर्मेट पे है। वेरी गुड दोस्तों। और डीमैट फॉर्मेट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दो ही हमारे डिपॉजिटरी है, एक कौन है? CDSL, और एक कौन है? ये लोग क्या करते हैं? एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं दोस्तों। इस रजिस्टर में हमारा नाम लिखा होता है, क्योंकि आप समझिए दोस्तों आज कितना जल्दी फ्लक्चुएशन होता है। आज शेयर मार्केट में आप देख रहे हो, मैंने आपको इतने प्राइजेस अभी दिखाए, फटाक से बढ़ रहा है, गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, 5 मिनट में करोड़पति हो जा रहे हैं। एक दिन में राकेश झुनझुनवाला 800 करोड़ रुपए कमा रहा है तो 800 करोड़ रुपए डुबा भी रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये सब जो हो रहा है ये शेयर मार्केट में इसलिए हो पा रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट होती है, लोगों का डिमांड सप्लाई बहुत तेजी से चल रहा है। अब इस केस में अगर मान लीजिए कंपनी अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में बार बार नाम बदलती रहेगी तो कंपनी अपना धंधा कम और ये सब फालतू काम ज्यादा करेगी। तो इसीलिए ये काम किसको दे दिया दोस्तों? CDSL और NSDL को। क्या आपको पता है CDSL भी खुद अपने आप में एक लिस्टेड कंपनी है? यस दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो CDSL की अगर हम बात करें तो CDSL एक रजिस्टर मेंटेन करती है, जैसे अपन बेनिफिशियल ओनर्स रजिस्टर बोलते हैं। मतलब आज अगर आपका नाम यहां पर पे भी आ गया ना, मतलब आप समझ लीजिए आप कंपनी के क्या है? मेंबर है। क्योंकि एट लास्ट जब भी कंपनी को जनरल मीटिंग में आपको बुलाना होगा, डिविडेंड आपको देना होगा, तो कंपनी यही वाला रजिस्टर क्या करती है? मंगाती है, और फिर अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्या करती है? अपडेट करती है। क्या करती है बोलो? अपडेट करती है। आइए दोस्तों देखेंगे अपन एक कहानी। सर CDSL भी कभी कभी अपडेट करता है ना, मतलब नोटिस भेजता है कंपनी की तरफ से। हाँ वो बेचता है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो एज एन क्या काम कर रहा है? एक एजेंट की तरह काम करवा रहा है। कंपनी बोलती है हमारे को ये सब नहीं करना है, तुम ही देख लो, सिंपल है। समझ में आए? चलो ये देख रहे हैं आप, IRCTC हैज फिक्स्ड 29 अक्टूबर एज द रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब पता है क्या? 29 अक्टूबर को ये मंगाएंगे किसका रजिस्टर? CDSL का, और बोलेंगे बस बता भाई अब किसका नाम है। अब मान लीजिए कल अगर मैंने शेयर खरीद लिया, 18 तारीख है, मान लीजिए कल मैंने शेयर खरीद लिया, अब 29 अक्टूबर को ये होना है। अब मैंने 18 को खरीद लिया, 29 तक के मैं नहीं बेचूंगा, क्या मेरा भी नाम आ जाएगा? मैं 28 तारीख को अगर रहता हूं तो भी मेरा नाम आ जाएगा। समझ में आया? फिर मेरा भी शेयर्स क्या होगा? स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद फिर वो मुझे मेरे पास वापस क्या आएंगे? उसके बाद जैसे 5.5 का है तो 1100 के 5 शेयर आ जाएंगे। समझ में आया दोस्तों? पक्का? चलिए दोस्तों आइए, तो अगर हम बात करें दोस्तों इस केस में, तो भाई ये बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर में भी अगर आपका नाम आ गया तो आप क्या बन गए दोस्तों? मेंबर। अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर ऑफ MOA अगर आप हैं तो भी आप क्या बन गए? बताइए दोस्तों? मेंबर। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का? अच्छे से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो मेंबर अगर आपको बनना है तो ये तरीके हैं। अब मेंबर को बना, अगर आप मेंबर की बात करें और शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि मेंबर जो है दोस्तों, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है उसे मेंबर बोलते हैं। शेयर होल्डर मतलब जो शेयर्स को होल्ड करता है। हर कंपनी में मेंबर होता है, बट हर कंपनी में शेयर होल्डर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि गारंटी वाली कंपनी में शेयर होल्डर्स नहीं होते। जब आप साइन करते हैं मेमोरेंडम को तो आप मेंबर बनते हैं, आप शेयर होल्डर नहीं बनते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? जब तक के शेयर्स जो है ट्रांसफर होता है, और जब तक के ट्रांसफर होने पर शेयर्स तो आप सामने वाले को दे देते हो तो आप शेयर होल्डर नहीं हो, लेकिन आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, तब तक आप क्या कहलाओगे?
मेंबर कहलाओगे। समझ में आ गया? सर हमें भी मेंबर बनना है, कैसे बनेंगे दोस्तों? पहला तरीका है सब्सक्राइब कर लो एमओए को। भाई कंपनी पहली बार पैदा हो रही है, आप भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर लो तो आप बन जाओगे दोस्तों फाउंडर मेंबर। नहीं सर ये तो हमारे बस की बात नहीं है, कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं जिसमें हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आईपीओ आ ही रहे, जैसे जोमेटो का आया, नाइका का आया, कार्टरेट का आया, वैसे आप भी आईपीओ में लगाओ, आप भी क्या बन जाएंगे दोस्तों? मेंबर। सर हमने तो अलॉटमेंट में लगाया था लेकिन हमें शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए। ओके कोई बात नहीं बेटा, मार्केट में इतने सारे शेयर्स बिक रहे हैं, उनको खरीद लो। बाय ट्रांसफर से भी क्या बन जाओगे? मेंबर। अगर मान लीजिए बाय ट्रांसमिशन से भी आप क्या बन सकते हैं दोस्तों? बाय मेंबर। या फिर आपने अपना नाम कहां लिखवा दिया दोस्तों? बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में, तो भी क्या बन जाओगे दोस्तों? मेंबर। समझ में आ गया दोस्तों? बाय एस्टॉपल भी मेंबर बन जाते हैं। गलती से आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया, आपको मजे मिल रहा है, डिविडेंड आ रहा है, रख रहे हो दोस्तों। अगर मान लीजिए जनरल मीटिंग में बुला रहे हैं, जा रहे हो बेटा हाथ लेकर के अपना, ताकि आप वोटिंग कर सको, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो अब अगर ये सारी चीजें अगर हो रही है और लेकिन आपने शेयर्स के लिए कभी अप्लाई नहीं किया था जीवन में, लेकिन फिर भी आपका नाम गलती से लिखवा गया और आप अब उसके क्या ले रहे हो? मजे ले रहे हो, तो बाय एस्टॉपल आप क्या बन जाते हो दोस्तों? मेंबर। तो मेंबर बनने के कैसे कैसे तरीके हैं? बाय सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, बाय ट्रांसफर, बाय ट्रांसमिशन, बाय बिकमिंग बेनिफिशियल ओनर, बाय एस्टॉपल और बाय अलॉटमेंट। समझ में आया? कौन कौन मेंबर बन सकता है? हाँ यशमान बोलिए। बेटा देखो ट्रांसफर में क्या आ गया? डीमैट भी आ गया, मैट भी आ गया, और बेनिफिशियल ओनर में ओनली डीमैट आ गया। यस ठीक है चलो। हु कैन बिकम अ मेंबर? कौन मेंबर बन सकता है? सब कोई मेंबर बन सकते हैं बेटा। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? यस दोस्तों, उसी से तो हमारा दोस्ती का रिश्ता बना था और उसी दोस्ती को हमने रिश्तेदारी में बदला था दोस्तों। मतलब आज होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता इसीलिए ना, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या लगा सकती है? पैसा लगा सकती है और शेयर्स खरीद सकती है। अच्छा, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में पैसा लगा रही चलेगा, लेकिन सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में पैसा नहीं लगा सकती। पापा बच्चे को पैसा दे बेटा, चलता है। आज भी मैं घर से निकलता हूँ, ठीक है, भले ही पैसों की ज़रूरत हो ना हो, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ, तो भी पापा या मम्मी मेरे हाथ में क्या दे देते दोस्तों? पैसा। वो उनका क्या है? आशीर्वाद है। लेकिन अपन कभी पैसा दे सकते क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए क्या है दोस्तों, तो भाई यहाँ पे होल्डिंग क्या कर सकता है? सब्सिडरी में पैसा लगा सकता है, लेकिन सब्सिडरी होल्डिंग को पैसा दिखा नहीं सकता। लेकिन सर ऐसी कहानी थी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी जो कि एक्स नाम की एक कंपनी थी दोस्तों। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में कितना लगाया हुआ था? मान के चलिए 20% लगाया हुआ था, ठीक है। और वाई लिमिटेड ने अचानक एक्स लिमिटेड का कितना खरीद लिया? 51% खरीद लिया। तो सर यहाँ पर अब वाई लिमिटेड क्या बन गई? होल्डिंग, और एक्स क्या बन गई? सब्सिडरी। लेकिन एक्स ने तो सर 20% लगा के रखा है, अब क्या होगा? तो भाई ये वहाँ पे जैसा लगा है उसे लगे रहने दो। लेकिन अब आप 20% को 21 करना चाहोगे, 22 करना चाहोगे, तो वो आप कर नहीं सकते। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी में लगा सकती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में पैसा नहीं लगा सकती। लेकिन उसका मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया कि रिश्ता चालू होने से पहले अगर मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी ने जो पैसा लगाया होगा वो आप बाकायदा लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप शेयर्स को होल्ड करके रखे हो, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखे हो एज अ ट्रस्टी, समझ में आ गया? एज अ ट्रस्टी आपको दिया गया शेयर कि भैया तुम रख लो, लेकिन एज अ ट्रस्टी, जैसे कि एम्प्लॉय को क्या देना है? ईसॉप देने हैं। तो अभी भाई होल्डिंग कंपनी ने तुम्हें दे दिया शेयर्स कि एज अ ट्रस्टी मेंटेन करके रखो, वो चल सकता है। या फिर आप क्या कर रहे हो दोस्तों? एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हो। अब एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आपको एग्जांपल दिया था किसका दोस्तों? रतन भाई टाटा साहब का। टाटा साहब की बात की जाए तो उन्होंने शादी की नहीं और ज्यादा दोस्त यार रिश्तेदार बनाए नहीं दोस्तों जीवन में। उनका सिर्फ एक ही दोस्त है, कौन है बेटा? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अब उन्होंने मेरे सामने बोला कि भाई मैंने इतना सारा व्यापार बढ़ाया, इतना पैसा कमाया है, मैं चाहता हूं कि ये सारा पैसा मैं तुम्हारे नाम करके जाऊं। मैंने कहा नहीं, आई एम अ वेरी खुददार टाइप ऑफ इंसान, जो कमाएंगे अपनी दम पे कमाएंगे, वरना नहीं कमाएंगे। ऐसे आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता बेटा, समझ में आया? तो मैंने टाटा को क्या कर दिया? टाटा। मैंने कहा नहीं साहब, अपन को नहीं चाहिए। तो टाटा साहब ने बोला ठीक है भाई। अब टाटा साहब का सबसे ज़्यादा पैसा पता है किसमें? टाटा सन्स में लगा हुआ है। अच्छा, और उसकी सब्सिडरी कंपनी कौन सी है दोस्तों? टीसीएस। तो टाटा साहब का पैसा टीसीएस में भी लगा है और टाटा साहब का पैसा टाटा सन्स में भी लगा है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना दोस्तों, अब वो चाहते हैं कि उनका जो सबसे प्यारा बच्चा है वो है टीसीएस, एकदम जवान बच्चा है,
लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा है। टीसीएस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, समझ में आ गए। इसकी नेटवर्थ इतनी है कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज खरीद ले, समझ में आया। तो अगर हम बात करें दोस्तों, इतनी प्यारी कंपनी और सबसे छोटी कंपनी में काउंट हो रही है हाल फिलहाल, तो अगर देखा जाए तो इतना अच्छा काम किया, तो रतन भाई ने बोला ठीक है, मेरे मरने के बाद पूरे के पूरे शेयर्स किसके पास चले आएंगे? टीसीएस के पास चले आएंगे। अब टीसीएस के पास जब शेयर जाएंगे तो क्या टाटा सन्स का भी शेयर चला जाएगा? और टाटा सन्स क्या है बताइए? होल्डिंग है। तो इस केस में टीसीएस को अगर शेयर्स मिलेंगे तो वो माना जाएगा, उसमें पैसा दिखाने वाली कोई बात नहीं है, तो वो चल जाएगा। तो 3 एक्सेप्शनल केसेस है, पहला है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है ट्रस्टी, और तीसरा है अगर आपने रिश्ता चालू होने के पहले अगर शेयर्स को क्या किया था दोस्तों? होल्ड किया था। समझ में आया दोस्तों? यस। क्यों बनेगा बेटा? अभी इतना भी पैसा थोड़ी ना है। अरे तो रतन भाई के पास कितना होगा बेटा? 10%, 15% होगा। आप 51% तक चले जा रहे हैं। समझ में आया? तो अब अगर सर मान लो इतना होगा तो भाई लीगल एडवाइजर्स बैठे ना, पहले कोर्ट में जाएगी, एनसीएलटी में बात जाएगी कि भैया ये लॉ में आपने कुछ लिखा ही नहीं है, अब हम क्या करें, रतन भाई की इच्छा ये है, अचन मान नहीं रहे, क्या करना है? तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इस तरीके से सारी बातचीत होगी। समझ में आएगी नहीं? पक्का? चलो आ जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, हु कैन बिकम अ मेंबर, कौन मेंबर बन सकते हैं, हम यही बात कर रहे थे। तो पहला, एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है तो वो एक्चुअली में मेंबर नहीं बन सकती, बट सेक्शन 8 कंपनी को एक प्रिविलेज दिया गया है कि भाई वो मेंबर बना सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को। फॉरेनर क्या बन सकते हैं? हाँ दोस्तों, फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। इंसॉल्वेंट बन सकता है? नहीं, इंसॉल्वेंट जो है वो पहले से बना हुआ है, अब तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, सॉरी लीगल ऑफिशियल असाइनी के पास उसका सारा क्या चले जाता है दोस्तों? शेयर्स वगैरह चले जाते हैं। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक वो और नए शेयर्स को खरीद नहीं सकता। एचयूएफ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो वो भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या पैसा लगा सकती है? आंसर इज यस, गवर्नमेंट पैसा लगा सकती है। अब बात होती है माइनर की, क्या माइनर जो है क्या वो कंपनी का मेंबर बन सकता है? तो बेटा डायरेक्टली अगर वो आईपीओ में पैसा लगाना चाहता है तो वो नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ अगर उसको ट्रांसफर से या ट्रांसमिशन से अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स मिलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर उसने आईपीओ में पैसा लगाया और उसको अलॉटमेंट हो गया तो फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों उस केस के अंतर्गत रेपुडिएट कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट को, माइनर का नाम रिमूव कर दिया जाएगा और उसको उसके सारे पैसे को वापस कर दिया जाएगा। सर अगर मान लीजिए एप्लीकेशन गार्जियन ने किया था, ठीक है, और गार्जियन ने अगर मान लीजिए एप्लीकेशन किया था, ठीक है, अपने माइनर चाइल्ड के लिए, तो उस केस में बोला गया भाई माइनर नॉट दी गार्जियन कैन बी प्लेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर, सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया? द कंपनी विल रजिस्टर द शेयर्स इन द नेम ऑफ अ चाइल्ड डिस्क्राइबिंग हिम एज अ माइनर। तो अगर गार्जियन ने डाला है, माइनर के लिए डाला है, तो उस केस में चलेगा, और उस केस में रजिस्टर मेंबर में नाम लिख दिया जाएगा एज अ माइनर, उसको डाल दिया जाएगा, लेकिन उसको आगे जाकर के किसी भी चीज़ के लिए लाइबल किया नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? पक्का? अच्छे से? चलिए दोस्तों, तो ये थी कहानी। अब है राइट्स ऑफ अ मेंबर। राइट ऑफ मेंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है। शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा उसको कंपनी से, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होना चाहिए, वो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी कर सकता है, जनरल मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉपीज मिलना चाहिए, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम मिलना चाहिए, ठीक है, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के लिए उसको नोटिस मिलना चाहिए, ठीक है, रिक्वायरिंग ऑफ स्पेशल नोटिस के लिए वो अगर रिक्वायर करना चाहता है तो वो स्पेशल नोटिस के लिए रेजोल्यूशन को रिक्वायर कर सकता है, ये उसका राइट है, जो आगे जाके अपन स्पेशल नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। मिनट्स की कॉपी वो मांग सकता है, ईजीएम का नोटिस उसके पास मिलना चाहिए, जनरल मीटिंग में ओआर और एसआर में वो वोट डाल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में वोट डाल सकता है, पोस्टल बैलेट में वोट डाल सकता है, कॉपी ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट चाहिए होगी तो वो भी ले सकता है, सीएलबी के पास जा सकता है फॉर कॉलिंग द ईजीएम, सीएलबी के पास जा सकता है फॉर कॉलिंग द ईजीएम। अब इस सीएलबी के बदले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एनसीएलटी। याद आ रहा है? राइट्स ऑफ अ मेंबर कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्या दोस्तों? सेसेशन ऑफ मेंबर। सेसेशन ऑफ मेंबर मतलब कि मेंबरशिप को खत्म हो जाना। मेंबरशिप कैसे खत्म हो जाती है? आपने शेयर्स ट्रांसफर किया, मेंबरशिप खत्म, फॉरफीचर हुआ, मेंबरशिप खत्म, सरेंडर कर दिया आपने शेयर्स को, मेंबरशिप खत्म, डेथ हो गई, मेंबरशिप खत्म, इंसॉल्वेंसी हो गई, मेंबरशिप खत्म, आपके शेयर्स रिडीम हो गए, मेंबरशिप खत्म, अगर आपके शेयर्स को छीन लिया गया, रिसाइन कर लिया गया, मेंबरशिप खत्म, कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई, मेंबरशिप खत्म, अगर सेल हो गई कंपनी की, सेल बाय दी कंपनी, समझ में आया, तो भी मेंबरशिप खत्म। His shares are sold by the company to enforce its lien and the buyer of these shares is registered as member। आपके शेयर्स को उठा करके कंपनी ने क्या कर दिया? बेच दिया, क्योंकि आपने कॉल मनी वगैरह पे नहीं किया होगा, तो आपकी मेंबरशिप क्या हो गई दोस्तों? खत्म। इस हिसाब से ये चैप्टर भी खत्म। समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे तरीके से